हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। आज बच्चों मैं आपके लिए उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 से जापान में भारत समझाने जा रही हूँ। पाठ समझाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में आपके लिए अर्थ लाएं और आपको भी हिंदी विषय संबंधी जानकारी समय से पहले मिलती रहे। तो बच्चों शुरू करते हैं उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक से कक्षा 8 से जापान में भारत। देखिए, जापानियों के लिए भारत कोई नया देश नहीं है। करीब 1500 सालों से वे भारत को जादूगरों और हैरत अंगेज कारनामों का देश मानते रहे हैं। यानी जापानियों में हमेशा ही भारत की पहचान एक जादू के देश के रूप में और हैरत अंगेज कारनामों के रूप में फेमस है। 6ठी शताब्दी में जापान में एक बौद्ध देश बना। यह वह समय था जब दो मशहूर चीनी बौद्ध भिक्षुक फायान और ह्वेन सांग भारत आए। उस वक्त भारतीय शैली में बनी बुद्ध, बोधिसत्व और देवताओं की मूर्तियां व चित्रों से जापानी बड़े प्रभावित थे। कई मंदिर भी बनाए गए। जातक कथाओं और पंचतंत्र की कहानियों की कल्पनाएं उन्हें बड़ी भाती थी। जापानियों को लगता था जैसे भारत कोई आश्चर्य लोक है, जैसे यह कोई देवी देवताओं, जिन भूतों जैसी ताकतों का देश हो। हम भी निंजा और जादुई लड़कियों के जापानी मंगा कार्टूनों को देखकर जापान की भी वैसी ही छवि बना लेते हैं। आपको पता होगा जैसे निंजा, जादुई गर्ल्स की जो कार्टून्स आते हैं, हम जापान के बारे में भी ऐसे ही सोचने लगते हैं। 1972 में मैं भारत आया। मैं इस देश के बारे में बहुत कुछ जानना समझना चाहता था। मैं यहाँ के लोगों से मिलना चाहता था, यहाँ की विभिन्न कलाओं को देखना चाहता था। अपनी यह इच्छा पूरी करने के लिए मैं निकल पड़ा। कोलकाता से पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, चेन्नई, तब इसे मद्रास नाम से जाना जाता था, कैप कोमरिन, केरल, मैसूर, मुंबई, अजंता एलोरा, भोपाल, सांची, खजुराहो, दिल्ली, वाराणसी, सारनाथ, पटना, नालंदा और फिर कलकत्ता। मैंने ये सारी यात्राएं रेल के तीसरे दर्जे के डब्बे में ही की। आज के दूसरे दर्जे के सामान्य डब्बे जैसा कुछ होता था यह डब्बा। भीड़ भरा, जहां पांव रखने तक की जितनी जगह पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। यह मुश्किल तो था, पर मुझे मजा आया। मैंने लोगों के एकदम बीच में था। इस दौरान कई मज़ेदार घटनाएं घटी। यानी लेखक बता रहे कि मैं रेलवे के तीसरे दर्जे में बैठकर सारी ही यात्राएं करी, जहां पर पाँव रखने तक की भी जगह नहीं होती थी। एक दफ़ा मैं सांची गया। यहाँ से मैंने दिल्ली जाना था। दिल्ली की ट्रेन मुझे बीना जंक्शन, मुझे पक्का याद नहीं पर शायद यही स्टेशन था, से पकड़नी थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, मैं तीसरे दर्जे के एक डिब्बे की ओर लपका। क्या खचाखच भरा था वह। लोगों ने सलाह दी कि यहाँ तो मुश्किल है, मैं दूसरे डब्बे में कोशिश करूं। यानी वहाँ पे लोगों ने मुझे सलाह दी कि यहाँ पे तो जगह नहीं है, आप दूसरे डब्बे में चले जाइए। लेकिन वहाँ भी वैसे ही भीड़ और मारामारी थी। लोगों को तो अब भी कहते रहे कि अब मैं तीसरे डब्बे में देख लूं, लेकिन अब तक मुझे यकीन हो गया था कि हर डब्बे की यही कहानी होगी। मैंने सोचा अगर मैं इस डब्बे में नहीं चढ़ सका तो मुझे
तो किसी में भी नहीं चढ़ पाऊंगा। मैंने अपने सामान दरवाजे की खिड़की के किसी तरह अंदर फेंका। लोग चीखने चिल्लाने लगे, पर उनकी परवाह न करते हुए अपनी चप्पलें उतारी और अपना दायां पांव खिड़की के अंदर की ओर घुसेड़ दिया। लोग मुझ पर अब भी चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं भी किसी तरह धक्का देते हुए अपने दाएं घुटने को डिब्बे के अंदर ले ही आया। अचानक शोर थम गया। कुछ लोगों ने तो मेरा हाथ खींचकर मुझे अंदर आने की मदद भी की। कुछ ने भीड़ को इधर उधर कर मेरे बैठने के लिए जगह बना दी। मैं हैरान था। वही लोग जो कुछ देर पहले तक मुझे घुसने तक नहीं दे रहे थे, अब मेरा ख्याल रखने लगे हैं। उनके रवैये में इतना अंतर इतनी जल्दी कैसे आया? सच्चाई क्या है? अगर मैं किसी तरह धक्का मुक्की करके अंदर ना आ जाता तो वही प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता, ट्रेन में बैठे स्वार्थी लोगों के प्रति गुस्से से भरा हुआ। लेकिन धक्का मुक्की करने के बाद अंदर आया तो इन्हीं लोगों का एक दूसरा ही रूप दिखा, स्नेह से भरा। मैं भारत में 3 हफ्ते रहा। खूब घूमा, खूब मजा आया, पर मन नहीं भरा। मुझे लगा अभी तो कितना कुछ देखना बच गया है, पर अब मैं यात्री बनकर नहीं, बल्कि लोगों के बीच रहकर उनके साथ काम करते हुए उन्हें जानना चाहता था। प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह के तो मैं एक ट्रेन को केवल बाहर से ही देख पाया था, लेकिन उसके अंदर से एक सवारी की तरह देखना एक अलग ही अनुभव था। मैंने सोचा, इस तरह एक यात्री बनकर मैं भारत को भला कैसे और कितना जान पाऊंगा। यह जानने के लिए लोगों के साथ रहना, उनके साथ काम करना होगा। हो सकता है शुरू में मुझे कुछ मुश्किलें भी आएं, पर बाद में लोग मुझे स्वीकार कर ही लेंगे। भोपाल में 3 साल काम करने के बाद मैं अब यकीन से कह सकता हूँ कि मैं गलत ना था। यानी बाहर से जो चीज़ दिखाई देती है, जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हमें अलग ही दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पे योची यामागाटा ने जापान में भारत इस पाठ के अंदर यह समझाने की कोशिश करी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बाय, टेक केयर।